या दिल्ली ले आओ या कुछ करो अपना। ऐसे सिचुएशन में अब मुझे नहीं लगता कि फडणवीस के हाथ से कोई पावर ले सकता है। ये संगठन, ये पार्टी, ये जीत, इसके नायक फडणवीस ही हैं। विमल जी मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। सर विमल जी को भी ले लेता हूं, बीजेपी स्पोक्स पर्सन। विमल जी, उत्तर प्रदेश उपचुनाव की भी बात कर लेते हैं जरा सा। और उत्तर प्रदेश उपचुनाव में शायद बीजेपी वो कर रही है जिसके बारे में अभी शुरुआत में कयास नहीं लगाए जा पा रहे थे। मुरादाबाद की मेरे साथ शायद अभी है नहीं वो इस वक्त, मैं रुक करूंगा। हिमांशु भट्ट जी आपसे ही बात कर लेता हूं। कुंदर की विधानसभा सीट है, 17वें राउंड की मैं बात कर लूं तो बीजेपी इस पर रामवीर सिंह ठाकुर 91,000 वोटों से आगे हैं। ये मुस्लिम बाहुल्य सीट है और यहां पर बीजेपी के जो यहां पर उम्मीदवार हैं उन्होंने जिस तरीके का यहां पर मुसलमानों के सामने जाकर अपील की थी, उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक पहुंचे थे और उन्होंने जो यहां पर बयान सामने रखे थे और कहा था कि जो मुस्लिम हैं उन्हें कांग्रेस ने तेज पत्ते की तरह बना दिया है बिरयानी के, कि खाने के पहले तेज पत्ते को फेंक दिया जाता है। लीड बता रही है और परफॉर्मेंस बता रहा है जो 9 में से 7 में से 2 अच्छा परफॉर्मेंस है यहाँ पर बीजेपी। नहीं, यहाँ अच्छा और कुंदर की बात करें ना, जी, मैं लोगों को जरा 2-3 बातें बता दूं, हकीकतें जो है। कुंदर की में 12 प्रत्याशी है, 12 में से सिर्फ एक भाजपा का जो प्रत्याशी है वो ही गैर मुस्लिम है, रामवीर सिंह ठाकुर। कुंदर की में दूसरी बात यह है कि वहां पर हमेशा से जो भी विधायक बनता आया है, कोई भी पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, समाजवादी पार्टी का हो, ये हो वो तुर्क मुसलमान होता था। और इस बारी इनके सामने वो अरबी मुसलमान, अभी जैसे कहते हैं ना कि राहुल गांधी कहते थे ना कि जातिवादी वर्गीकरण करेंगे, मुस्लिमों में भी 72 फिरके है भैया। मैं एक चीज और सामने रख दूं, बड़ा इंटरेस्टिंग है जब आपने बात कही। जरा सा वोट का अब तक जो वोट मिले हैं उनका मैं बता देता हूं। रामवीर सिंह ठाकुर बीजेपी 1,02,528 वोट अब तक मिले हैं। सपा के हाजी मोहम्मद रिजवान को 11,519 मिले हैं और एआईएमआईएम के हाफिज मोहम्मद वारिस को 3,785, वहां जहां मुस्लिम बहुमत में है। समझ में आई बात? डिपॉजिट तो जब्त होगी सबकी, एक के अलावा, मगर वो जो 2-2, 5-5, 7-7 हजार जो वोट जो मिले हैं ना दूसरे लोगों को, दूसरी पार्टियों को, ये क्या दर्शाते हैं? ये फिरके नहीं दर्शाते तो और क्या दर्शाता है? तो जब जाति गणना होती, जातिवादी जनगणना होगी ना, तो वो 72 फिरकों की जनगणना भी होनी चाहिए। पत्रकार के नाते मैं ये बहुत स्पष्ट रूप से कहता हूं, अगर जनगणना करनी है आपको तो सबकी करो, खाली ऐसा ही क्यों कि बहुल प्रजा की जनगणना करेंगे हम। और यही बात आपको महाराष्ट्र के अंदर काफी सीटें हैं ऐसी जहां पर आप देखोगे कि जब फाइनल परिणाम आएंगे, जब विश्लेषण करेंगे लोग, तो पता चलेगा कि बीजेपी उम्मीदवार जीत गया। उसकी वजह क्या थी? उसकी वजह यह थी कि सामने वाले उम्मीदवार के सामने उसी की जात वाले 4 लोग खड़े थे। और यही ध्रुवीकरण की बात आती है। जैसे एक तरफी ध्रुवीकरण की बात आप करते हो तो रिवर्स ध्रुवीकरण भी होता है, एक्शन का रिएक्शन होता है। और जहां तक मैं एक बात कह दूं, उसके बाद मैं बंद कर दूंगा, कि मुझे जहां तक लगता है, देखिए भाजपा के सबसे बड़े 2 नेता नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह ने बहुत स्पष्ट रूप से महाराष्ट्र चुनाव में जाते वक्त बोल दिया है, हम एकनाथ शिंदे की अगुवाई में अगला चुनाव लड़ेंगे और वो ही सीएम रहेंगे। ये अभी मीडिया में जो बड़ी बड़ी बातें हो रही है कि भाजपा 125 आ गया तो वो अपना नहीं, और उसकी वजह मैं बताऊं कि देवेंद्र फडणवीस या तो केंद्रीय प्रधानमंडल में शामिल होंगे या फिर उनको भाजपा का प्रमुख बनाया जाएगा। चलिए, आपकी बहुत बड़ी बात आपने सामने रख दी है कि ऐसा कोई कंफ्यूजन नहीं है। चलिए हिमांशु त्रिपाठी, कोई कंफ्यूजन नहीं। ठीक है, आप जिस तरह से करें कोई कंफ्यूजन नहीं है। एकनाथ शिंदे के लिए लगभग रास्ता साफ है, ये आपकी तरफ से कहा जा रहा है। लेकिन हमारे साथ हिमांशु त्रिपाठी जी भी हैं। हिमांशु त्रिपाठी जी, उत्तर प्रदेश के उपचुनाव के जो नतीजे, हालांकि अभी तो 7 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है और लगभग 2 सीटों पर ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी आगे चल रही है और बहुत हद तक परिणाम भी कुछ इसी तरफ इशारा करेंगे। 2027 को लेकर ये क्या संकेत देते हुए दिख रहे हैं?
पहले हम थोड़ा अतीत में जाएंगे। एक सीट की चर्चा बहुत जरूरी है, वो कटेरी विधानसभा। जी। कटेरी विधानसभा में लालजी वर्मा की पत्नी शोभावती वर्मा चुनाव हार रही हैं, और ये सीट बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बसपा छोड़ करके सपा में आए थे लालजी वर्मा, बड़े नेता माने जाते हैं। उनकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, और ये सीट जो है लालजी वर्मा की खुद की सीट थी, जो कि सांसदी का चुनाव जीत गए और अपनी पत्नी को वहां से लड़ाया, लेकिन वहां हार रही वो। और इस सीट पर बीजेपी 91 के बाद यानी 1991 में जीती थी, और तब अनिल तिवारी जीते थे वहां, और वो मंत्री बने थे कल्याण सिंह सरकार में। 1991 के बाद पहली बार अब कमल खिलने जा रहा है कटेरी विधानसभा क्षेत्र में। और अंबेडकर नगर जो पूरा जिला है, वहां किसी विधानसभा सीट में, ना लोकसभा में, कहीं भी बीजेपी का कोई प्रतिनिधि नहीं है, केवल एक एमएलसी हरिओम पांडे है वहां। तो ये बड़ी जीत मानी जाएगी अगर वो जिस तरह के रुझान आ रहे हैं। उसके बाद बात कर लेते हैं ये क्या माना जा रहा है। तो आप सोचिए कि जिस तरह से लोकसभा चुनाव के बाद सपा के कार्यकर्ता यूं कह लीजिए कि ज्यादा उत्साहित हो गए थे, जरूरत से ज्यादा, और जमीन पर काम करते नजर नहीं आए, उसी का नतीजा है ये विधानसभा का उपचुनाव। क्योंकि जो उनकी खुद की सीट है कटेरी, उसको नहीं बचा पा रहे हैं। इसके अलावा अभी जो हिमांशु भट्ट जी बात कर रहे थे जिस सीट की, कुंदर की या क्या नाम, वो भी सीट जा रही है। तो इस तरह से बीजेपी लीड लेती साफ साफ नजर आ रही है। इसके पीछे संयुक्त मेहनत है पूरी तरह से संगठन। चलिए RSS पंकज श्रीवास्तव जी से भी पूछ लेता हूं। पंकज श्रीवास्तव जी, उत्तर प्रदेश के परिणामों को लेकर आपका क्या रिएक्शन है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी आप तो थे नहीं वहां पर, लेकिन समाजवादी पार्टी जरूर थी, और समाजवादी पार्टी को आशातीत सफलता नहीं मिल रही है। नहीं, पहली बात तो अगर उत्तर प्रदेश के बारे में आप कुछ भी कह रहे हैं तो मतदान के दिन जो हुआ वहां उनकी तस्वीरों को भी याद कर लीजिए। किस तरीके से पुलिस ने बंदूक लहराते हुए, पिस्तौल लहराते हुए लोगों को मतदान करने से रोका, और क्या क्या नहीं हुआ वहां पे। जिस तरह से सत्ता का नंगा नाच उत्तर प्रदेश ने देखा है, वो अपने आप में अभूतपूर्व है। बहुत ही जबरदस्त तरीके से, बहुत ही कहा जाए कि लोगों को उनके अधिकार से वंचित किया गया, और उस पर कार्रवाई भी बाद में करनी पड़ी क्योंकि इतने ज्यादा ओपन तरीके से सारी तस्वीरें आपके सामने थी। तो उस पर क्या कहा जाए जो सामने है। और अभी कुंदरकी के बारे में महाराष्ट्र के जो भी पत्रकार थे, मैं यहाँ स्क्रीन नहीं है, वो जो बात कह रहे हैं वो मैं कहना चाह रहा हूं कि थोड़ा सा हमारे दर्शकों को जान लेना चाहिए। वहां जो इनके विधायक महोदय जो लड़ रहे हैं, जो जीत रहे हैं, वो वहां कटेंगे पटेंगे नहीं कर रहे हैं। वहां पर बाकायदा वो जालीदार टोपी लगाकर और अरबी अगोछा पहनकर और मुसलमानों को ये भरोसा दिला रहे हैं कि हम आपके साथ कोई अन्याय नहीं होने देंगे। लेकिन पंकज जी मुझे समझाइए, आप तो प्रवक्ता हैं, आप मुझे समझाइए ऐसा हुआ कैसे? बाकी जगह बीजेपी का नैरेटिव अलग जाता है, एक सीट पर जहां बहुमत में मुस्लिम है वहां पर अलग कैसे चला गया? देखिए, जब व्यक्ति का बहुत महत्व होता है, भारतीय जनता पार्टी के जन्म से पहले भी, और भारतीय जनता पार्टी जब हुई थी तो आपको याद होगा कि सिकंदर बख्श जैसे इनके उपाध्यक्ष हुआ करते थे, तमाम नेता हुआ करते थे। ये पहली पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जिसने इस देश के अल्पसंख्यकों को दुश्मन के रूप में चित्रित करके एक वोट बैंक ज्यादा ही बोल रहे हैं सर, ये कुछ ज्यादा हो जा रहा है। जनता पार्टी को समाज के सभी कुछ ज्यादा हो रहा है सर, कुछ ज्यादा। नहीं, आप इस तरीके की बात ना करें। आप बताइए। अरविंद जी, था जब डिंपल यादव निर्विरोध सांसद बनी थी। अरविंद जी एक मिनट। अरविंद जी क्या इस तरीके से कहना, क्या ये ठीक है? मेरी बात सुन लीजिए। क्या दुश्मन की तरह वाकई चित्रित किया उस पार्टी ने, जो पार्टी देश में कई राज्यों में इस वक्त वजूद में है, अस्तित्व में है, केंद्र में है? अरविंद जी, कौन है? नहीं, मैं उसमें नहीं जा रहा। एक भी मंत्री नहीं है मुस्लिम समुदाय का, एक भी टिकट नहीं दिया जाता है। आप क्या बात कर रहे हैं भाई? औरतों पे, बूढ़ी औरतों पे जो अपना आइडेंटिटी कार्ड लेके आ रही हैं, सामने दिख रहा है कि वो वोट डालने आ रही हैं, उन पे पिस्तौल लहरा रहा, इसका मतलब कि शासन ने छूट दी है। और बीच चुनाव में प्रधानमंत्री कैसा बोलने लगे थे पिछली दफे लोकसभा चुनाव में कि मंगलसूत्र छीन लेंगे तो किसकी गाय खोल ले जाएंगे, तो भैंस खोल ले। अब प्रधानमंत्री पद पे बैठा आदमी जो संविधान की शपथ लेता है, जिसके लिए हर आदमी बराबर है, वो इस किस्म की बातें चुनाव में करे तो वो अपने आप नीतियों के लेवल पे, सरकारी कार्यक्रम के लेवल पे उस किस्म का कोई भेद दिखाई नहीं देता है।
लेकिन पॉलिटिकल डिस्कोर्स में, सोशल डिस्कोर्स में हर घर में झगड़ा हिंदू मुसलमान सवाल पे हो गया, तो ये इससे माफ नहीं किया जा सकता। लेकिन इस बीच एक खबर ये भी आ रही है, हालांकि बहुत जल्दी इस खबर का कंफर्मेशन भी सामने होगा, कि सीसामऊ सीट उत्तर प्रदेश में जो कि कानपुर में है, जहां 28 साल से बीजेपी सूखे का इंतजार कर रही थी और सूखा ही था, वो सूखा अभी 5 साल के लिए और बढ़ गया है। वहां पर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी ने जीत दर्ज कर ली है, जैसी जानकारी अब निकलकर सामने आ रही है। लेकिन उत्तर प्रदेश में टक्कर के चुनाव हुए, क्या हिमांशु जी, त्रिपाठी जी, क्या अखिलेश यादव को सोचना पड़ेगा? क्या वोटों के ट्रांसफर की जो उम्मीद की जाती है गठबंधन बनाकर, वो सफल नहीं हो पाया, इसलिए 7-2 का भी आंकड़ा दिख रहा है? देखिए, कांग्रेस पूरी तरह से उतनी सक्रिय नजर नहीं आई जिस तरह से लोकसभा में सक्रिय नजर आ रही थी। लोकसभा में आप देखिए, प्रियंका गांधी से लेकर के राहुल गांधी तक हर सीट पे जाते थे, और इस बार वो नजर नहीं आया क्योंकि कांग्रेस का कोई कैंडिडेट ही नहीं था। अगर एक सीट भी अगर दे दिए होते कांग्रेस को, 1-2 सीट, तो शायद बात कुछ और होती। कांग्रेस के कार्यकर्ता पूरे तन मन धन से लगते, ठीक है, तो कांग्रेस कार्यकर्ता इस कदर उपेक्षित थे। पंकज जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। डिंपल यादव को एक बार सुन लेते हैं। क्या